हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स चलेंगे और आज कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ठीक है, इसको रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए स्क्वायर कॉल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ 20 टन्स। ठीक है, एक स्क्वायर कॉल है बेटा, एक स्क्वायर कॉल दी रखी है 10 बाई 10 सेंटीमीटर की। क्लियर। तो इसका एरिया यहां से निकल जाएगा। एरिया कितना होगा 10 इंटू 10। ठीक है, सेंटीमीटर में है, कभी भी याद रखिए सेंटीमीटर में होगा तो याद रखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होते हैं 10⁻² मीटर, जैसे हमें 1/100 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो है दो बार मल्टीप्लाई किया है 10 इंटू 10, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और जब हम उसके 10⁻² लिखेंगे तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं इसके कॉइल के 20। क्लियर। चलिए, उसके बाद बोल रहा है करंट जो है इसमें से 12 एम्पियर की गुजर रही है। कितने एम्पियर की 12 एम्पियर की 12 एम्पियर की करंट है बेटा। करंट 12 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, वर्टिकली सस्पेंडेड है। देखिए ऐसे प्लेन में है, इस तरीके से है और कॉइल ऐसे वर्टिकली सस्पेंडेड है। ऐसे मान लो कॉइल वर्टिकली सस्पेंडेड है। ठीक है, ऐसे लटका दी वर्टिकली, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकली सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द मैग्नेटिक। देखिए इसका जो एरिया, जो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वो कह रहा है ना कि जो नॉर्मल है, ठीक है, जो नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होगा बेटा, इधर। वो कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल से कितना है 30 डिग्री पर है। मतलब नॉर्मल जो है इसका नॉर्मल कितना होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पे है ऐसे। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। तो कह रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.80 टेस्ला का। कितना 0.80 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब पूछ रहा है कि बताइए इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो बताइए टॉर्क कितना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, NIAB साइन थीटा। आप टॉर्क का फॉर्मूला ये भी जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है MB साइन थीटा, जहाँ M क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका वैल्यू होती है NIA, और इंटू B इंटू साइन थीटा, वही चीज़ आ जाती है। देखिए ये जो NIA है ये कौन इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है बेटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। चलिए अब टॉर्क निकालना है, सिंपल है। N की वैल्यू 20 क्वेश्चन में गिवन है बेटा, I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 है बेटा। एरिया हमने निकाल लिया, कितना है एरिया, देखिए यहाँ पे ये कितना है 100 इंटू 10⁻4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻²। तो यहाँ एरिया की जगह क्या लगा सकते हैं 10⁻² इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 0.80 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर। देखिए पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया और देखिए 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो सॉल्व करिए इसे। ठीक, साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ 1/2। ठीक, तो ये क्या गया 2 से ये कट गया 4 बार। ठीक, तो अब देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, और 12 8 जा हो गया आपका 96। ठीक, 96 और इंटू 10⁻², तो ये हो गया आपका 0.96 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क निकल के आ रहा है आपका 0.96 न्यूटन मीटर। क्लियर है। चलिए नोटेट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए पॉज करके आप लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए एक मिनट, हाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपके दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है जो है वो समझते हैं कि दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं M1 और M2। देखिए एक गैल्वेनोमीटर है M1 और एक है M2। ये दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं इन्होंने। बोला है कि M1 और M2 दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं और इनके लिए कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। इस गैल्वेनोमीटर के लिए वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी गिवन है 10 ओम। ठीक,
और रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 ओम, ठीक है। इसके अलावा बेटा N1 की वैल्यू दे रखी है 30, N2 की वैल्यू दे रखी है 42, N1 की वैल्यू दे रखी है 30, N2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 हमारे पास। इसके अलावा बेटा हमारे पास एरिया दे रखा है A1 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर। इधर एरिया दे रखा है कितना 1.8 इंटू 10 का माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो है हमारे को मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B1 और B2, कितना गिवन है मैग्नेटिक फील्ड B1 दे रखा है 0.25 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 कितना दे रखा है 0.50 टेस्ला दे रखा है, ठीक है 0.50 टेस्ला दे रखा है। चलिए अब पूछ क्या रहा है, सबसे पहला फाइंड आउट करना है क्या, इनका रेशो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का फॉर M2 और M1 के लिए। करंट सेंसिटिविटी निकालनी है बेटा किसके लिए M2 और M1 के लिए, इसका रेशो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी का रेशो अगर पूछा है M2 और M1 के लिए, तो करंट सेंसिटिविटी का सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था phi/I इक्वल टू होता है NAB/K, यही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का जो रेशो निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो है M2 के लिए R2 N2 A2 B2 है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा N2 A2 B2 अपॉन K। स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो K लिखा है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अपॉन M1 के लिए क्या लगाएंगे मैं N1 A1 B1 अपॉन K, क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं K की तो वैल्यू K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना आएगा वैल्यू N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 और ये हो गया B1। तो देखिए N2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है बेटा 40, बेटा A2 की वैल्यू कितनी कितनी है 1.8 इंटू 10 का माइनस 3, B2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.50 अपॉन N1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 30, एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 इंटू 10 का माइनस 3, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.25 टेस्ला, क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं 10 का माइनस 3 से 10 का माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, तो ये हो गया 2 बार कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बार कट गया 2 बार कट गया, 2 से 2 ये कट गया बेटा, 0 से 0 ये कट गया, इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 4/3, ठीक है। तो पहले जो करंट सेंसिटिविटी का जो रेशो निकाला है वो आ रहा है कितना 4/3, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा है उसने वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो निकालना है सिमिलर इसी तरीके से, बस उसका जो फॉर्मूला है वोल्टेज सेंसिटिविटी का वो देखिए Vs इक्वल टू होता है phi/V और V बराबर होता है IR, और देखो इसकी जगह phi/I की जगह अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था NAB/K इंटू R। तो यहाँ पर बस एक इंट्रोड्यूस हो गया है डिनोमिनेटर में, R रजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया है केवल और केवल किसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, तो यहाँ पर बस रजिस्टेंस और आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और जो है इसके रिजल्ट की ओर चलते हैं। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके लिए पूछा है, इसका रेशो पूछ रहा है M2 के लिए और M1 के लिए। बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो भैया इसके लिए लिखेंगे जो है M2 के लिए, तो N2 A2 B2 बाई K इंटू R2 लिखेंगे अपॉन, और M1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे N1 A1 B1 अपॉन K इंटू R1 लिखेंगे। ये पहुँचाएंगे इधर, ये पहुँचाएंगे इधर, इस K से इस K कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं N2 A2 B2 इंटू R1 अपॉन N1 A1 B1 इंटू R2, ये लिखेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। N2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 40, इस एरिया A2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन 1.8 इंटू 10 का माइनस 3, B2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है 0.50, R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है 10, N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 30, A1 की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10 का माइनस 3, ठीक है। B1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है 0.25, R2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है बेटा, R2 है 14, ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, वही कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कट गया 2R, ठीक है। 10 का 3 से 10 का 3 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये 2R कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ पे ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है।
बाकी का इसको जो है काट सकते हो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 20 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऊपर देखिए ये हो गया 20 अपॉन नीचे हो गया 21 हो गया। तो ये रेशो आएगा इसका निकल करके। और अगर आप इसको फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो, ठीक है, तो लमसम जो है अप्रॉक्सीमेट आप अगर देखें तो ये 1 के लमसम आएगा, 0.9 समथिंग आएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो यही जो है रेशो आपका निकल के आया है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है। कहीं देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना हो, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, आई होप समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा था। चलिए ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि एक चेंबर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 6.5 गॉस। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके गिवन है ऑलरेडी, उसको रीड कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 6.5 गॉस। देखिए ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में भी जो दे रखा है वो कह रहा है कि नॉर्मल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहा है। तो देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है, याद रखिए क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को रीड करिए। बोला है क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रॉन शूट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में शूट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के स्पीड के, जो इलेक्ट्रॉन शूट कर रहा है जिस स्पीड से, ठीक है, वो हमेशा जो स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, या ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है वो एक नॉर्मल एक प्लेन के परपेंडिकुलर वाले मैग्नेटिक फील्ड में जो है मूव करके हुए आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है ये दे रखा है आपको 6.5 गॉस। कितना दे रखा है? 6.5 गॉस, ठीक है। और आपको पता है एक गॉस में कितनी पावर, कितने टेस्ला होते हैं? 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। क्लियर है? ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो ये कह रहा है कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है? 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन को शूट किया गया एक जो है ऐसे फील्ड में जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। कौन? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनो, ये क्या करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या करेगा कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स देखो कैसे, भाई मैंने बताया था ये जो अंगूठा होता है, थंब जो होता है, कभी भी याद रखो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर होगी? इसके अपोजिट। तो अंगूठे को ऐसे रखो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस फोर्स के लगने की वजह से जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। देखो नीचे लग रहा है फोर्स, जब फोर्स इस पर नीचे लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, जो जाना चाहेगा वो बिल्कुल सीधे, भाई इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर, टूवर्ड सेंटर। तो जिसकी वजह से ये ऐसे मूव कर जाएगा। अब ये जाना चाह रहा होगा इधर v स्पीड से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर, और देखो सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप ये देख ही रहे हैं। तो अब मुझे बताइए जब फोर्स नीचे की लगा तब ये इधर मूव किया, अब ये किधर जाना चाह रहा होगा? इधर नीचे की ओर जाएगा, नहीं जाएगा नीचे की ओर? जब नीचे की ओर जाएगा तो अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स आप देख सकते हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है भाई वो कैसी है? अंदर की ओर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो देखिए ऐसे रखेंगे और फोर्स किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा? फोर्स ऐसे लगेगा। आप समझ में आ रही है ये फोर्स? अरे भाई तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अंगूठे को नीचे रखिए और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे लगना चाहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में, मतलब हमें हमेशा थंब को पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में रखना है। इलेक्ट्रॉन ही तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो चार्ज के पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर होगी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो वो ऊपर है तो ऊपर थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखो, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड और इधर लगाओ, फोर्स किधर लगा? टूवर्ड सेंटर। अब फिर जो है इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जाना चाहेगा इधर v स्पीड से, जाना चाहेगा इधर v स्पीड से, लेकिन क्या है थंब को ऐसे रखोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो इसके अपोजिट होती है। तो वो ऐसे रखोगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स किधर लगेगा? टूवर्ड्स सेंटर।
सही है। तो इस तरीके से ये फिर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाह रहा होगा, फिर फोर्स किधर लगे, इधर, और इस तरीके से ये सर्किल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो याद रखना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो सर्कुलर पाथ में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, किस यूनिफॉर्म स्पीड से, इस यूनिफॉर्म स्पीड से, v स्पीड से। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से समझ में आनी चाहिए और इतना चीज़ सोचनी भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इससे बताइए इसका रेडियस क्या होगी इस सर्कुलर ऑर्बिट की और क्यों ये सर्किल फॉर्म करेगा। तो लिख सकते हो कि जो है हियर चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन मूव perpendicular to the direction of magnetic field, then magnetic force act as a centripetal force to form a motion, to produce a motion along a circular path। इतना आप लिख के आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब पूछ रहा है कि अगर ये इसकी रेडियस क्या होगी, तो बेटा रेडियस निकालना है तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, mv/qb होगा। बताइए, तो बताओ m कितना है, मास इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शूट कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैंने आपको इस फॉर्मूले के लिए मैंने जब डेरिवेशंस कराया था तो ये आपको पता होगा, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। भाई ये फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, ये एक जो है टुवर्ड सेंटर लग रहा है तो mv²/r होगा। और क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला QVB, तो EVB लगाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ से v से v कट जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, r इक्वल टू आ जाएगा mv/EB। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की, जो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अब v कितनी थी, v थी 4.8 × 10⁻6 अपॉन चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है जिसमें रखा गया है वो है 6.5 × 10⁻4। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आफ्टर सॉल्यूशन जो है इसका आंसर आएगा 4.2 × 10⁻2 मीटर। सॉल्व करिए घर पे, 4.2 × 10⁻2 मीटर आएगा। मेन चीज़ जो थी इसका कंसेप्ट समझना था, और जो मैंने तुम्हें समझाया है, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो मैं तुम्हारे को इस तरीके से समझा रहा हूँ, ये सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो करेगा और इसकी डायरेक्शन कैसे कंसीडर करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए मेरे बच्चों, जो नई चीज़ होंगी, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकता है आप लोगों के लिए मैं करूँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन शूट किया, हमेशा थंब को इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखते हैं, तो फोर्स किधर लगा, नीचे। जब इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के लगने की वजह से इसने अपने पाथ को डेविएट कर दिया, ऐसे आ गया, अब इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब थंब को ऊपर रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे है, थंब को ऊपर रखना है अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर लग गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, आपको थंब को ऐसे रखना है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, फोर्स ऊपर लग गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, आपको इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में थंब को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर फोर्स लगेगा। तो देख रहे हो फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में लेके चलनी है मेरे भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, होने को तो बहुत आसान है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आते हैं बेटा, यही चीज़ें हमारे को समझनी होती है। ठीक है, सारी चीज़ें सिखा दूंगा, बशर्ते मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, बस अपना जो भी इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को पढ़िए, और फिजिक्स को मैं आसान बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बेटा, ऊपर वाली जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और ये कह रहा है क्या जो है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्रीक्वेंसी है क्या स्पीड पर डिपेंड करती है। तो देखिए सुनिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2πm/qb, 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1 टाइम पीरियड।
तो ये हो जाएगा बेटा क्यू बी बाई 2πm। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया भाई, जब अभी वो सर्कुलर पाथ में जब वो घूम रहा था तो मुझे बताइए जो है टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई किस स्पीड से घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, v स्पीड से, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, कितनी सरकमफ्रेंस उसने पूरी करी 2πr, और किस स्पीड से गया v स्पीड से, करी या नहीं। और r की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने, mv बाई क्यू बी निकाली थी। मैं तो बता रहा हूँ कैसे आए, ये v से v कट गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, देखो 2πm अपॉन क्यू बी आ गया, आया नहीं आया, यही आ गया नहीं आया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्यू बी बाई 2πm हो गया। अब देखिए क्यू क्या था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड कितना था 6.5 गॉस, मतलब 6.5 × 10⁻4, और बेटा 2 × पाई इंटू एम की वैल्यू कितनी थी 9.1 × 10⁻31। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही थी इसकी जो है आपकी 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, मतलब ये आ जाएगा मेगा हर्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हो, 18 मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्यूशन यू कैन गेट दिस आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटीज़ में, आपको तो इसके अपर लेवल पे जाना है, लेकिन पहले हमारा चूंकि बेसिक एनसीईआरटी है तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी को कर लेते हैं, फिर से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक वाइज अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं और जो है फिर इसको बाइंड अप करते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपके दे रखा है, इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है 30, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसी है 30, और कैसी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, सही है। उसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें से करंट गुजर रही है जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। भैया देखिए इसमें से करंट गुजर रही है, कितनी गुजर रही है भैया 6 एम्पियर, और ये कैसे सस्पेंडेड है, वर्टिकली सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ऐसे सस्पेंडेड है ये कॉइल, ऐसे यो मानो ऐसे है ये, इस तरीके से है ये, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, वर्टिकली सस्पेंडेड है और सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, ये 1 टेस्ला का दे रखा है। जो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं 60 डिग्री पे है नॉर्मल टू द कॉइल। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के एरिया के, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। कुछ इस प्रकार से सिनेरियो दे रखा है बेटा, समझ में आ रहा है ये सिनेरियो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हो गया ये भी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने कितनी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1 टेस्ला, कितनी गिवन है 1 टेस्ला गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए टॉर्क कितना लगेगा। बेटा मेरे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है NIAB sin थीटा होता है। ये लोग, ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, NIAB sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है sin 60, ठीक, n की वैल्यू कितनी है 30 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 6, एरिया की वैल्यू, क्योंकि एरिया जो है होगा पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन 60 की वैल्यू ये होगी आपकी जो है, देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है बेटा, साइन 60 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया 15 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 15 6 जा कितना हो गया 90, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 इंटू 10⁻4 हो गया, इंटू √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 होती है। सॉल्व कर लेना बेटा, इसका जो आंसर आएगा फाइनली निकालने पर वो आएगा 3.1 न्यूटन मीटर। कितना आएगा 3.1 न्यूटन मीटर, ये है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और कह रहा है कि जो है नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट बड़ा बढ़िया है। ये कह रहा है कि क्या आंसर में चेंज आएगा इफ़ सर्कुलर कॉइल इज इन वर्क रिप्लेस बाई ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप। बेटा इसके कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने जो कॉइल है सर्कुलर ली थी, अभी आप इरेगुलर कॉइल लोगे तो इसके टॉर्क में कोई चेंज आएगा। टॉर्क तो जो है फाइनली जो है भाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो टॉर्क तो लगेगा, ये घूमेगी तो सही भाई, ये घूमेगी तो सही, इस तरीके से घूम जाएगी, घूमेगी, चाहे वो शेप रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगी है तो जाहिर सी बात है इस पर टॉर्क तो लगेगा ही है। तो इसमें कोई चेंज ऐसा नहीं आएगा, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने कम्प्लीटली इसको कवर कर लिया चैप्टर को, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।